वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का हमारा आर्टिकल है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसको अगर आप हेडिंग वाइज डालेंगे तो नाम है इसका वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। देखिए अभी पीछे हमने लास्ट में डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम लोग निकालते थे पहले मास डिफेक्ट डेल्टा एम और उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो बन जाता था बाइंडिंग एनर्जी। और टोटल न्यूक्लियस में जितना मास नंबर हो वही नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है, उससे डिवाइड कर देते थे तो आती थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमें यह ग्राफ ट्रेस करना है। ये प्रैक्टिकली बनाया हुआ ग्राफ है। अब कैसे बना आपको इससे मतलब नहीं है, ये सब कैलकुलेशन करके निकाली गई। आपको सीधे ग्राफ की स्टडी करनी डायरेक्ट आपके कोर्स में। तो हमें बनाना एक ग्राफ जो मास नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दे रहा हूं, आपको ऐसा ही बनाना है। सुन लीजिए इसमें क्या है। देखिए मास नंबर को मैंने एक्स एक्सिस पे लेट किया हुआ है। इनका वेरिएशन इंटरवल 20-20 का लिया। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे करते करते 240 तक, क्योंकि हमारा जो यूरेनियम होता है ना उसके लिए इस्तेमाल किया लास्ट में आकर के। और ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा 9 से ग्रेटर चाहिए ही नहीं, मोस्टली 8.5 तक बाइंडिंग एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा होती है Fe56 की यानी आयरन की, वो लगभग होती है 8.8। कितनी होती है? तो हमें इस तरफ केवल 9 चाहिए। तो 1 2 ये जो इंटरवल है ये ग्राफ के 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक हमने शो कर दिए हैं। अब हम लोग इस ग्राफ को बनाए। इसमें देखिए शुरुआत हमने हाइड्रोजन से किया। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल का? हाइड्रोजन है, फिर हीलियम। शुरुआत में ये ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत केयरफुली बनाइए। जैसे हाइड्रोजन की जब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो अप्रोक्सीमेटली आती है 1.1 के आसपास, और जबकि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 2। तो इधर देखो 0 से और 2 के पास लगभग डॉट लगा, इस तरफ 2 चलेंगे आप। ये 20 का इंटरवल है, 2 आपको चलना है, एक एवरेज समझ लेना कि थोड़ी डिस्टेंस बगल में। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी निकलती पर न्यूक्लियन ये 1 पॉइंट समथिंग निकलती, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर डॉट लगाइए। ये हाइड्रोजन के लिए बनाना है। इसके बाद सीधा हीलियम रेज करेगा जाकर के, देखो 7 पॉइंट समथिंग के आसपास, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी करीब होती। लेकिन इसका मास नंबर कितना हो जाता है 4। तो इस 2 के थोड़ा उधर और 7 के सामने डॉट लगा लीजिए और फिर इस कर्व को मिला दीजिए, पहला स्टेप। फिर इसके बाद लिथियम तीसरा है। लिथियम की जब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो काफी लेस आती है एज कंपेयर टू हीलियम। लिथियम के लिए नीचे ड्रॉप होगा, देखिए आप अप्रोक्सीमेट 5.23 करीब आता है इसकी। फिर लिथियम से मोर देन होती है कार्बन की। देखिए यहां पर हमने इस टॉप पे किसको शो किया है? कार्बन। अब वहां जगह कम थी हमारे पास, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने कार्बन के लिए एक एरो बना के यहां लिख दिया C12। अगर आपके पास जगह हो, जगह कहीं वहां स्पेस हो तो यहीं लिख लेना। ये पीक कार्बन को शो कर रहा है। फिर बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है इसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। फिर ऑक्सीजन के लिए पीक अटेंड होता है। फिर ऑक्सीजन के बाद 9 नंबर किसका होता है बताओ? F, याद है? फिर इसके बाद ये कर्व थोड़ा सा इंप्रूव होना स्टार्ट होता है और सबसे पीक वैल्यू अटेंड करता है जाकर के Fe56 पर। फिर ये कर्व थोड़ा फ्लैट रहता है, उसके बाद फिर ये डाउन होने लगती है और यूरेनियम पर जाकर के काफी कम हो जाती है। तो इस ग्राफ को आपको बनाना भी है और इसको रिमाइंड भी रखना है। एग्जाम में आपको पहले ग्राफ बनाना है, फिर इसकी स्टडी लिखनी है। कुछ फैक्ट्स यहां से हमें पता चलेंगे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ग्राफ बनाए सबसे पहला काम। तो देखिए इस ग्राफ की स्टडी करेंगे हम और जो रिजल्ट आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बारे में लिखेंगे। ये जो ग्राफ बनाया जाता है ध्यान रखिएगा, ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? कि कौन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। तो फर्स्ट लाइन तो यही लिख देना कि वी कैन स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ओके, तो फर्स्ट लाइन में लिख दो
we can observe the stability of nucleus by binding energy curve. This curve is plotted between binding energy per nucleons and mass number. ये तो स्टडी का मतलब हमने बैकग्राउंड बताया। अब हम फर्स्ट पॉइंट इसकी स्टडी का लिखने वाले हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ग्राफ को देखकर हमको ऐसा मिला कि मास नंबर 50 से, देखना ध्यान देना, 50 से, जब मास नंबर हमारा कितना है 50 है अप्रॉक्स, 50 से लेकर ध्यान देना 80 तक अप्रोक्सीमेट ये कर्व फ्लैट रहता है और इसमें भी 56 पर सबसे पीक पे आ जाता है और 56 पर जो पीक पर बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है 8.8 MeV। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखें, द कर्व इज फ्लैट between A is equal to 50 to A is equal to 80 and A is equal to 56 at और लगा देना, and at A is equal to 56 its value is, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज at A is equal to 56 binding energy per nucleon 8.8 MeV, that is maximum। सुनिए, इससे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस के लिए नहीं आता। फर्स्ट फैक्ट एक बार फिर प्रॉपर सुने। इस ग्राफ को मैंने देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 50 से लेकर 80 तक ये ग्राफ अप्रॉक्स फ्लैट है, उसमें भी 56 पीक है, वो कितना है 8.8 MeV, ये मैक्सिमम है। इससे कम ही सभी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है। पहला रिजल्ट में ये नोट करना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक और रिजल्ट हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे इसके बाद। देखो ये ग्राफ लगातार गिर रहा कि नहीं, हायर मास नंबर के लिए बाइंडिंग एनर्जी लगातार डिक्रीज करती जाती है। यूरेनियम तक पहुंचते पहुंचते 7.6 पहुंच जाती है, 7 के आसपास राउंड ऑफ। कहां 56 पे 8.8 है, सोचो पर न्यूक्लियन के हिस्से की बात हो रही है, और यूरेनियम में जाकर के 7.6 करीब हो जाती है। तो ये भी स्टडी है, तो लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases continuously after A is equal to 80 and reaches 7.6 MeV for A is equal to 238। इसीलिए देखो प्लम्बम के बाद वाले सब कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, अपने आप न्यूक्लियस ब्रेक होता रहता, अनस्टेबल हो जाता है कि नहीं। लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस स्टेबिलिटी, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबिलिटी। चलिए दूसरा फैक्ट नोट करिए। तीसरा फैक्ट सुने, आप देखें 50 जब मास नंबर हुआ, देखो 50 के बाद लगातार डिक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, बताओ बाइंडिंग एनर्जी 50 से पहले, यानी इस तरफ 50 से पहले भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती, और 20 के बाद तो और तेजी से डिक्रीज हो रही। देखो इस लाइन के पहले इधर देखो बहुत ही ज्यादा और कॉम्प्लेक्स भी है, जिगजैग उतार चढ़ाव है। तो यहां से हम दो फैक्ट स्टडी करेंगे। पहली फैक्ट में ये बात करूंगा मैं कि A इज इक्वल टू 50 से लेस नंबर्स के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती, यानी कि 50 से पहले जो मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं वो लेस स्टेबल हैं।
और 20 से नीचे वाले तो और लेस स्टेबल है। तो लिखिए अगला फैक्ट, थर्ड, बिफोर ए इज इक्वल टू 50, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is less, and before A is equal to 20 it is more less. It means these nuclei are less stable. These nuclei are लेस स्टेबल। ये थर्ड फैक्ट नोट करिए। देखो एक और खास बात देखी मैंने, 20 से लेस मास नंबर के लिए ये कर्व का जो बिहेवियर है वो थोड़ा स्ट्रेंज या उतार चढ़ाव भरा है, जिगजैग है। तो लिख लीजिएगा बिफोर ए इज इक्वल टू 20 कर्व इज very variated and have up and downs, peaks, अप और डाउन पीक्स हैं, नोट करें। देखिए एक और फैक्ट हम स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। आप जरा गौर करिए, जिगजैग तो है ही, बट इसमें देखो He4C12O8 ये टॉप पर है कि नहीं, ये पीक पर है। कौन कौन नंबर देखना जरा, 2He4, 6C12, 8O16। गौर करना, ये फैक्ट कुछ बता रहा है। ये पीक पर है अपने पड़ोसियों से, इनके नेबर्स की अगर बाइंडिंग एनर्जी देखो तो डाउन है और इनकी ज्यादा है, यानी ये ज्यादा स्टेबल हैं अपने नेबर्स के कंपेयर में। ये कैसे न्यूक्लियाई है पता है, इवन इवन न्यूक्लियाई। ये कैसे है देखो, इन न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, इवन इवन न्यूक्लियाई। क्यों, एटॉमिक नंबर मास नंबर देखो इवन है कि नहीं। तो हम कहेंगे जो इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं, जिनका मास नंबर भी इवन नंबर हो और एटॉमिक नंबर भी इवन हो, वो अपने नेबर्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके बारे में हियर। और ये नाम लिखना 2He4, 6C12, 8O16, दैट इज कर देना, दैट इज इवन इवन न्यूक्लियाई लाइज एट पीक्स। सो these nuclei are more stable as compared to neighbors। नोट करिए इस पॉइंट को भी। एक और बात हम ये कहेंगे कि बहुत लाइट न्यूक्लियस लेस स्टेबल है और बहुत हैवी न्यूक्लियस लेस स्टेबल है। ओके, इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तभी तो रेडियोएक्टिव में हैवी वाले इस्तेमाल होते हैं, या न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन या तो लाइट वालों का होता है या फिर हैवी वालों का होता है। जैसे एग्जांपल में आप देखो, यहां पर गौर करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ करके क्या बनता है बताओ, हीलियम बनता कि नहीं बनता है। यानी अगर दो लेस मास नंबर वाले ऐड किए जाए तो एक मोर स्टेबल एलिमेंट तैयार होता है। हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 1.1 MeV करीब होती है। कितनी होती है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हाइड्रोजन is about 1.1 MeV when two hydrogen atoms, हाइड्रोजन में H2 लगा देना, एटम ज्वाइन टुगेदर
makes helium which is more stable, which is more stable. This is called nuclear fusion. Nuclear fusion. ठीक है, नोट कर लो, इतना फैक्ट बहुत। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। फिजन क्या है पहले मैं उसकी बात करता हूं, ब्रेकिंग। और फ्यूजन में क्या होता है, ज्वाइनिंग। दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। अगर एक हैवी न्यूक्लियस हो और उसको 2 या मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक किया जाए तो यह प्रोसीजर कहलाएगा क्या, न्यूक्लियर फिजन। हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन। हम कहेंगे डेफिनेशन वाइज लिखें, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, a heavy nucleus breaks into 2 light nucleuses, 2 light nucleus, then the process is called, nuclear fission। ये तो डेफिनेशन नोट करें आप सबसे पहले। देखिए सबसे पहले फ्यूजन और फिजन या फिजन के बारे में स्ट्रासमैन और ऑटो हॉर्न इन लोगों ने एक रिएक्शन प्रेजेंट की या एक ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने यूरेनियम पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बमबार्डी कराई तो इन्होंने पाया यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक हो गया और रिजल्ट में 2 लाइट न्यूक्लियस बने। कौन कौन से, Ba और Kr, बेरिलियम और क्रिप्टॉन। तो हम इनके बारे में थोड़ा इनका नाम भी लिख ही लेते हैं तो अच्छा लगेगा, बेचारों ने मेहनत की है ना। साइंटिस्ट लोग के नाम हम ले देते हैं तो उनकी आत्मा को थोड़ी शांति प्राप्त होती है। तो अब आगे लिखेंगे हम लोग ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रासमैन। Find that when slow moving neutron bombarded at uranium-235, then it breaks into new nucleus, one Ba and other krypton with 3 neutrons and a tremendous amount of energy। अब देखो रिएक्शन लिखता हूं मैं। देखो यूरेनियम का जो नंबर होता है वो 92 होता है। यूरेनियम के 2 आइसोटोप मोस्टली पाए जाते हैं नेचर में, एक 235 का, एक 238 का। ध्यान रखिएगा यूरेनियम के आइसोटोप्स कितने ज्यादातर होते हैं, 2। कौन कौन सा, 238 और 235। जो 238 है वो फिजनेबल नहीं है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। 235 वाला ही आसानी से फिजन हो सकता है उसका। तो इसे 235 को मैंने एग्जांपल में लिया है। 92 यूरेनियम 235, इस पर 0
N1 से बम्बार्डी कराई गई, तो एक मेटा स्टेबल न्यूक्लियस तैयार हुआ 92 यूरेनियम 236। सडनली ये स्टेबल नहीं है, मेटा स्टेबल में थोड़ी देर था, फिर वो ब्रेक हुआ। ये ब्रेक होगा, इसके रिजल्ट में Ba क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस एनर्जी रिलीज हुई। ये रिएक्शन नोट करो। देखिए आप मिलाइए 92 और 0, तो 92 ही तो रहा, इसको मिलाओ 56 36 कितना होता है? 92 होता है। अब यहां पर देखो 236 ये था मास नंबर, जो ये प्रोडक्ट है इनका जरा देख लो 144 89 और 3N1 ये बनेगा। देखो 3 न्यूट्रॉन्स है यहां पर, तो एक न्यूट्रॉन के लिए नंबर 1 लिया मास नंबर, तो 3 के लिए 3 प्लस 89 प्लस 144 ऐड करो, क्या 236 बनेगा। तो इस तरह का रिएक्शन, और ये एनर्जी का अमाउंट है। जो एटम बम होता है ना, सुना यहां पढ़ाएंगे हम आपको एटम बम कैसे बनता है, ठीक है, बनाना सिखा देंगे आपको। हाँ, तो जो एटम बम होता है ना उसमें यूरेनियम, वैसे एक बात आपको बता दें एक जनरल नॉलेज के लिए, आज तक वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही एटम बम वॉर में यूज किए गए हैं, 2 बार। पता किसी को कब? लिटिल मैन और फैट बॉय, ठीक है। ये कब यूज हुए हैं किसी को पता है? देखो पहला हिरोशिमा में, ठीक है, और दूसरा नागासाकी, ये जापान के बड़े सिटी रहे हैं। और कब हुए? 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक करके एक तरह जीत ही लिया था। अमेरिका को लगा हम हार जाएंगे, तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन थे, छोड़ दिए दोनों, सरेंडर करना पड़ गया जापान को, नहीं तो जापान को हरा नहीं पाता कोई उस समय। तो ये खतरनाक आइटम है, लेकिन तुम्हें बनवा सिखा देंगे, जान जाओ तुम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये जो उस समय वो वेपन जो थे उनमें थोरियम और पोलोनियम का यूज हुआ था। यूरेनियम से भी बनते वेपन, ये जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। तो ये रिएक्शन तो नोट ही कर लो आप लोग। अब हम इसमें बात करते हैं जो ये फ्यूजन का रिएक्शन है, ब्रेकिंग का रिएक्शन है, ये 2 काइंड का होता है। कितने काइंड का? तो हम कहेंगे फ्यूजन हैव 2 टाइप, या देयर आर 2 टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप है सुन लो। एक होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फ्यूजन, या कंट्रोल्ड फ्यूजन भी कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल पता क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर इसका एग्जाम्पल है। दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यहां होता है एटम बम, इसका एग्जाम्पल एटम बम है। नोट कर लो ये बातें, फिर आगे बात करता हूं मैं। देखिए जो फ्यूजन है, मैंने कहा 2 तरह के यूज हैं इसके, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। फ्यूजन को हम डिस्ट्रक्टिव पर्पस में भी यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव भी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो कंस्ट्रक्टिव पर्पस है, एटम बम में यूज कर दें तो डिस्ट्रक्टिव पर्पस है। अभी वर्ल्ड में इतने एटम बम तैयार हो चुके हैं, अगर देखा जाए, कि पूरी दुनिया को 3 बार नष्ट किया जा सकता है। यानी हमने अपने विनाश के वेपन तैयार करके रख लिए हैं। बस किसी एक अच्छे सनकी की जरूरत है, वो सनक जाए फोड़ फाड़ देगा। बस एक बार दिवाली तसल्ली से मना ले, फिर दोबारा मनानी नहीं पड़ेगी। 5000 के आसपास वेपन अकेले रसिया के पास हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है?
रसिया के पास, और 1500 के आसपास कुछ, मतलब काफी लेस यूएसए के पास है। पाकिस्तान के पास 160 है और इंडिया के पास 140 है। इंडिया इस मामले में पाकिस्तान से पीछे है न्यूक्लियर वेपन के मामले में। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत क्यों नहीं पड़ती है पता है? ज्यादा वेपन तो है उनके पास, लेकिन उनका एरिया कम है। वो सब वेपन गिरा देंगे तब भी इंडिया के कुछ पार्ट्स बचे रह जाएंगे। अब हम अपने आधे वेपन भी उनके यहाँ फेंक दें तो उनका खेल खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। तो इसलिए उनको पता कि शुरू भले हम कर दें, खत्म तो इंडिया करेगा। हालांकि खतरनाक चीजें हैं, इस पर कुछ कंट्रीज वर्क भी कर रही हैं कि सभी कंट्री जिनके पास वेपन है उनसे कहा जाए कि इनको खत्म कर दो, हटा दो, मतलब डिस्पोज कर दो। बट तैयार कोई नहीं है। इसके लिए कंप्रोमाइज हुआ, एक टीटी चली है सीटीबीटी नाम से, ठीक है। इसका इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया ने कहा हम नहीं खत्म करेंगे अपने, तब तक जब तक बड़ी कंट्रीज ना खत्म कर दें। पता लगा हमसे खत्म करवा दो जो 150 हमने इकट्ठे किए हैं, और बाद में तुम रखे हो 500-500, 1500-1500, 5-5 हजार और धमकाओ बाद में हमको। तो इंडिया ने कहा हमारी पॉलिसी है, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पहली बार पहले हम सबसे नहीं यूज करेंगे। अगर हम पे कोई ऐसा वेपन डालेगा तो फिर हम जवाब देंगे। तो खैर जरूरी भी है, ठीक है। और नहीं बना रहे हम सिर्फ इसलिए कि पीस बढ़े, पीस खराब ना हो और पीसफुल पर्पस में यूज करें। जैसे प्रेजेंट टाइम हम लोग कई न्यूक्लियर रिएक्टर बना चुके हैं। तमिलनाडु में 4 हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं। कुडनकुलम एक जगह, किसी ने सुना है? हाँ भाई, कुडनकुलम में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ऐसे कलपक्कम एक जगह वहीं तमिलनाडु में, वहां 2 न्यूक्लियर रिएक्टर। यूपी में भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, पता किसी को? कहाँ है? नरोरा। कहाँ है? सुना? बुलंदशहर सुना? उसी के पास में नरोरा जगह, गांव का एक नाम है। राजस्थान में भी है, कोटा के पास रावत भाटा। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये इसलिए बता रहा हूं, ये पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में या वाइवा में या कंपटीशन में, तो आते ही हैं। यूपी में एक ही अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो कहां है? नरोरा, बुलंदशहर, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्चुअली में ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यूक्लियर फिजन से कितनी एनर्जी जनरेट होती है और कितना अमाउंट हमें चाहिए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। मैं एक बात बता दूं आपको, अप्रोक्सीमेटली 200 MeV एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है बाई 1 यूरेनियम एटम। मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर एक यूरेनियम एटम ब्लास्ट किया जाए, सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, तो वो कितनी एनर्जी देगा? अप्रोक्स 200 MeV, 190 मोर देन। तो हम एक राउंड फिगर में ले लिए 200। मैं जानना चाहता हूं कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम ब्लास्ट किया जाए, 1 ग्राम, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। चलो उसकी बात करते हैं। तो देखिए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम यूरेनियम, ये हम एक कंपैरिजन फैक्ट कंपेयर करा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, पता कि नहीं पता? तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है वैसे, बता सकता कोई मुझे? ग्राम वेट नहीं पढ़ा है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्यों भाई? यानी हमने 1 ग्राम लिया इसको और यूरेनियम 235 होता है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 ग्राम में। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे फिर? इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स, देखो 1 मोल में जो नंबर होता है एटम्स का, वो एवोगाड्रो नंबर होता है कि नहीं होता है? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6 × 10⁻23 जो एवोगाड्रो नंबर है। तो यहां अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 6 × 10⁻23 से,
तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। अब एक एटम से 200 MeV एनर्जी बनती कि नहीं बनती बताओ? तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अगर निकालें इस समय, हाँ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो 6 × 10⁻23 अपान 235 इंटू में 200, इतने MeV एनर्जी होगी। ये एनर्जी जब कंपेयर की जाएगी 20 टन TNT से, किसका कंपेरेबल है? इट इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूसेस बाय 20 टन ऑफ TNT। TNT सुना किसी ने? क्या होता है? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ये एक्सप्लोसिव है, क्या है? विस्फोटक है। 20 टन TNT के बराबर 1 ग्राम यूरेनियम है। और ये एनर्जी जो बनेगी अगर हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें, किसमें? किलोवाट में। भाई हम घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसका यूनिट क्या लेते हो बताओ? घर में जो यूज करते हो किलोवाट आवर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 1 यूनिट मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। चलो इसको नोट करो, फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलोवाट आवर में। देखिए इसको जब हम किलोवाट आवर्स में अगर कहें तो इसकी जो वैल्यू होगी इस एनर्जी की वो बनेगी 2 × 10⁴ किलोवाट आवर। यानी 1 ग्राम यूरेनियम कितनी बिजली पैदा करेगा? 20,000 यूनिट। कितने यूनिट? देखो 20,000 यूनिट। किलोवाट आवर को यूनिट कहते हो कि नहीं कहते हो बताओ? 20,000 यूनिट कितने दिन तुम्हारे घर में यूज होगी? अच्छा एक सिंपल फैमिली एक महीने में कितनी यूनिट यूज करती है? सिंपल, बहुत बड़ी मतलब रईस फैमिली नहीं, अंबानी की नहीं, ऐसे नॉर्मल 200 यूनिट एक सिंपल फैमिली के लिए। वैसे एवरेज की बात कर रहा हूं। मान लो सर्दियों में कम होती है तो गर्मी में थोड़ी ज्यादा यूज हो जाती है। 200 यूनिट तुम्हारी 1 मंथ में होती है। तो अब देखो नंबर ऑफ मंथ हम पता करते हैं ये कितने दिन चलेगी। तुम्हें इसके नीचे का कैलकुलेशन नोट नहीं करना है, ये मैं केवल कंपेयर करा रहा हूं, इतना तुम्हें जानना खाली। तो इसमें अगर हमने 200 से डिवाइड कर दिया तो कितने महीने बचेंगे बताओ? 2 कट जाएगा और 2 0 कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 100 मंथ चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? अगर हम 200 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? 100 मंथ। और ईयर में अगर इसको कन्वर्ट करें थोड़ी देर, अप्रोक्सीमेट कितने साल चलेगी बताओ? 8 या 9। हाँ भाई मंथ मतलब 12 से डिवाइड कर दो। अप्रोक्सीमेटली 8 ईयर के आसपास 1 ग्राम यूरेनियम अगर आप धधक दोगे, यूज कर लोगे तो आप 8 साल अपने घर की बिजली का इस्तेमाल आराम से कर लोगे। और एक मनुष्य की एवरेज एज 80 से ज्यादा नहीं होती है, तो उसे कितने ग्राम यूरेनियम की जरूरत है? 10 ग्राम यूरेनियम से तुम पूरी जिंदगी अपने घर की बिजली पैदा कर सकते हो। सोचो कितना पावरफुल होता है ये सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और ये क्लीन एनर्जी में आता है। कोयला से जो बनती बिजली वो पोल्यूशन करती है, ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वेपन्स नहीं बढ़ा रही है। वेपन बढ़ाने से नुकसान यही है कि फिर दूसरी कंट्रीज हमको यूरेनियम सप्लाई नहीं करेंगी, हमें टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगी। बात समझते हो? हमारे ऊपर शक करेंगी जैसा पाकिस्तान पे करती हैं। पाकिस्तान रिलायबल नहीं है कंट्री। लोग उसको भीख तो देते हैं लेकिन उससे रिश्ता नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके वेपन पता नहीं किस दिन आतंकवादी को हाथ लग जाए, फोड़ फाड़ दे। उनको क्या मतलब, आतंकवादी तो सोचते हैं हम मरे ये मर जाए, लेकिन हम चाहे वाले मर जाए साथ में। सुसाइडर होते ना वो, क्या बोलते हैं, हाँ, वो अपने बम लगा के कूद पड़ते हैं। जब उनको अपने मरने का डर नहीं तो उनको दुनिया से क्या मतलब है। तो इसलिए एनर्जी का मेन सोर्स है ये। चलो नोट कर लो इसको।